हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी इकोनॉमिक की क्लास नंबर 5 जिसमें हम एक नया चैप्टर कवर करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 आपका कॉन्सेप्ट होगा व्हाट इज एन इकोनॉमी प्रॉब्लम। सेकंड नंबर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। थर्ड नंबर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फोर्थ में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझेंगे। फिफ्थ में हम समझेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम को पीपीसी से कैसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सिक्स में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के शिफ्टिंग को समझेंगे। सेवंथ में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को ब्रॉडली समझेंगे और 8 नंबर कॉन्सेप्ट में हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्यों इतने सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, किसी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में सक्सेसफुल है। इस बात को हम डीपली कवर करेंगे आज के इस चैप्टर में, जिसमें हम करेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दोस्तों उठाइए अपनी नोटबुक और शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए आपकी बुक में लिखा होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। आपका नजरिया हम डेवलप करेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक व्यक्ति के सामने कैसे आती है और एक देश के सामने कैसे आती है। देखिए दोनों नजरिए में काफी फर्क है। एक व्यक्ति के पास जब 100 रुपये होता है ना, तो वो बाजार से 500 रुपये की चीज नहीं खरीद सकता, आपको भी पता है। तो उसको अपने 100 रुपये की चीज में ही चॉइसेस करनी पड़ती है। सेम ऐसे ही हमारे देश के साथ है। अब हमारा देश चाहे तो हमारे पास दुनिया भर के राफेल हो, हमारा देश चाहे तो हमारे किसानों के पास बहुत अच्छी मशीनें हो, हमारा देश चाहे हमारे पास बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हो, हमारा देश चाहे तो हमारे पास बहुत अच्छे स्कूल्स हो। क्या ये सब कुछ मुमकिन है? दोस्तों मैं नहीं जानता कि आप +2 के स्टूडेंट हैं या आप बीकॉम के हैं, यूपीएससी के हैं, लेकिन आपकी सोच डेवलप होनी जरूरी है कि एक देश हर चीज नहीं जुटा सकता। कैसे एक देश हर चीज नहीं जुटा सकता? क्योंकि हर देश के पास अनलिमिटेड वांट्स है, यानी कि उसकी जनता के पास अनलिमिटेड ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के साधन हर देश के पास लिमिटेड है, जैसे एक व्यक्ति के पास होता है। और सेम ऐसे ही कि हर देश और हर व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बेहतर से बेहतर चॉइस करता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे पाने के बाद उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। हम इस टॉपिक को पहले राइटिंग में कवर कर लेते हैं कि आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मतलब समझा। चॉइस करना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा राफेल चाहिए या हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट चाहिए, लिखेंगे इसके बारे में। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। निशान लगाइए इंपॉर्टेंट बातों पर। एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है जब आप चॉइसेस करते हैं रिसोर्स की कमी की वजह से। इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से 2 है। पहला है जब आप चॉइसेस करते हैं, और किसकी वजह से आपको चॉइस करना पड़ता है? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस काफ़ी कम होते हैं। देखिए दोस्तों, जिस इंसान के पास सारे रिसोर्सेज हो ना, वो तो अपने आप को भगवान मानने लग जाएगा। लोगों की ज़रूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए लोग मित्रता निभाते हैं, इसलिए लोग दोस्ती करते हैं। एक इंसान के पास सारे रिसोर्स हो ही नहीं सकते। सेम एज इट इज़ एक देश सोचता है जैसे एक व्यक्ति सोचता है। हर देश की दूसरे देश से ज़रूरतें बनी होती हैं और वो अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे से मित्रता का रिश्ता रखते हैं, और इस तरीके से दुनिया में कहीं ना कहीं एक शांति भी कायम है, वरना हर देश एक दूसरे के ऊपर वॉर छेड़ता रहता। इट अराइजेज बिकॉज people have unlimited desires but the mean to satisfy that desires is limited। क्योंकि लोगों के पास desires की कमी नहीं है और उनको पूरा करने के साधन काफ़ी कम है। Therefore, satisfying all human needs is difficult with limited means। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल दूंगा, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फैमिली का लेंगे हम एग्जांपल। एक सन और एक मदर के बीच में कन्वर्सेशन चलेगी, उसको हम
इसमें पूरी तरह समझेंगे और आपको ये पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल के बाद। एक बच्चा अपनी मदर से डिमांड करता है कि उसको 2 पिज्जा चाहिए और फ्रेंच फ्राइज चाहिए। तो मदर अपना जवाब देती है कि बेटा वेजिटेबल काफ़ी लिमिटेड है और आज मार्केट भी बंद है, जिसकी वजह से वेजिटेबल लिमिटेड ही रहेगी। तो मदर कहती है कि या तो जो हमारे पास वेजिटेबल है उससे या तो 2 पिज्ज़ा बनेंगे या शाम को आपके फादर के लिए मैं फुल प्लेट सैलेड बना दूंगी। लेकिन आपको पता है बच्चे तो अड़ियल होते हैं, बच्चे जो जिद कर लेते हैं बच्चों को फिर वो चाहिए। नहीं मम्मी, मुझे तो सिर्फ पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज खानी है, चाहे वो मुझे कैसे भी मिले। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप पापा के लिए सैलेड बनाइए या मत बनाइए। मदर कहती है ठीक है, मेरे पास जो वेजिटेबल है उसके हिसाब से मैं एक पिज्ज़ा बना देती हूँ और आपके लिए फ्रेंच फ्राइज भी बन जाएगी, प्लस पापा के लिए फुल प्लेट की बजाय हाफ प्लेट सैलेड बन जाएगी। अब दोस्तों आप देखो ना, माँ ने कितना अच्छा दिमाग लगाया। बच्चे को पिज्ज़ा भी मिल गया, भाई 2 की बजाय 1 खा लिया, कोई बात नहीं, फ्रेंच फ्राइज भी मिल गई और उसके फादर के लिए हाफ प्लेट सैलेड भी मिल गई। इसको कहते हैं लिमिटेड रिसोर्स से सिलेक्शन करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना। दोबारा समझाता हूँ, बच्चे को 2 पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज खाना था, मदर के पास वेजिटेबल लिमिटेड होने की वजह से 2 पिज्ज़ा या फुल प्लेट सैलेड इनकी चॉइसेस थी। सन ने बोला कि मुझे तो दोनों चीज़ें खानी है, तो मदर ने एक पिज्ज़ा बनाया, फ्रेंच फ्राइज बनाई और हाफ प्लेट सैलेड बना दी। दोनों काम हो गए। इसको बोलते हैं रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मदर ने ये बना दी पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज और ये हाफ प्लेट सैलेड, तो उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम्हें ये सब पसंद आया, डिड यू लाइक इट? तो बेटा कहता है जो पिज़्ज़ा बनाया गया था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन फ्रेंच फ्राइज नॉट ओके। या तो बच्चे ने मैकडी से कंपेयर किया या बर्गर किंग से किया, मुझे तो दोस्तों पता नहीं है, लेकिन बच्चे ने किसी अच्छी फ्रेंचाइजी से इन फ्रेंच फ्राइज को कंपेयर करके देखा। वो बोला कि नहीं मम्मी, हमारी फ्रेंच फ्राइज उतनी टेस्टी नहीं थी जितनी मैकडी की होती है। अब आप पूछोगे क्यों? सबको पता है कि घर से बनी हुई कोई भी आइटम का कंपैरिजन आप एक बड़ी फ्रेंचाइजी से नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो मैकडी यूज़ करता है। यानी कि मैकडी के पास जो मशीन्स होगी वो काफ़ी महंगी होती है, वो आम घरों में नहीं मिलेगी, उन पे काफ़ी पैसा लगा होता है। माँ ने जो घर पे फ्रेंच फ्राइज बनाई उसको बोलेंगे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसको आप होममेड मान के चलिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपको इस चैप्टर को काफ़ी हद तक समझने में आपकी हेल्प करेगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे। आपको पता चल जाएगा इस एग्जाम्पल से क्या प्रोड्यूस करना था, कितना प्रोड्यूस करना था और कैसे प्रोड्यूस करना था। इसको हम और काफ़ी डिटेल से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से हुई थी? हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे उस एग्जाम्पल में वेजिटेबल की काफ़ी कमी थी, बच्चे की अनलिमिटेड डिज़ायर थी, उसको पूरा करने की डिज़ायर लिमिटेड थी। देखिए ऐसा कभी मत मान के चलना कि रुपया पैसा ही एक लिमिटेड रिसोर्स है। कई बार आपको रुपये पैसा उतना लिमिटेड नहीं लगेगा जितना लिमिटेड कई बार सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। अभी आपने कुछ टाइम देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा इंडिया में कोरोना बढ़ गया था तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सबको पता है ना ऑक्सीजन की कमी से क्या हुआ था। ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोगों के पास जो पैसा था ना वो जेब में धरा रह गया, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो हम इसके लिखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज क्या है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है जब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से। किसी भी रिसोर्स में जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उस वक्त माना जाएगा कि ये रिसोर्स स्केर्सिटी में आ चुका है। एग्जाम्पल आपके सामने, कोरोना के वक्त में ऑक्सीजन, इटली जैसे देशों में तो दवाई नहीं थी, तो वहाँ पे दवाई को स्केर्सिटी माना गया। वहाँ पे ऑक्सीजन तो थी लोगों के लिए, लेकिन दवाइयाँ नहीं थी। जब डेंगू की बीमारी आती है ना इंडिया के अंदर, तो डॉक्टर्स की काफ़ी कमी हो जाती है। इवन हॉस्पिटल के अंदर सीट्स नहीं मिलती, लोगों की जेब में पैसा दुनिया भर का होता है। तो रिसोर्स को आप मान के चलिए, जहाँ
कोई भी रिसोर्स जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वो स्केर्सिटी में आ चुका है, चाहे उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो। तो हम इसमें आगे लिखेंगे Scarcity is the situation in which the availability of resources at a given time is less than their demand, जो हमने आपको ऊपर समझाया। तो लिखा जाता है Therefore the economy cannot provide everything that people want। लोगों को सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ है कि इकोनॉमी नहीं दे सकती। आपने देखा होगा इंडिया में जब भी किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो सीधा नेता जो होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, उनको सीधी गालियाँ दी जाती है। अभी फ़िलहाल तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो हर बात पे यही बोला जाता है मोदी जी ने ये नहीं दिया, मोदी जी ने वो नहीं दिया। तो दोस्तों, एक मैच्योर माइंड सबसे पहले अपने देश की इकोनॉमी समझेगा और उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि गलती है किसकी। काफ़ी बुजुर्ग लोग मैंने देखे हैं जो ओपनली गाली देते हैं, जी पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। अरे भैया, हमारे देश में पेट्रोल है ही नहीं, हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, पीछे से महंगा आता है, हम आगे महंगा देते हैं। कई बुजुर्ग कहेंगे पेंशन नहीं बढ़ रही, कोई कहेगा एजुकेशन पे खास काम नहीं किया। तो एक इकोनॉमिक जो बड़ी होती है, जितना ज़्यादा उसकी वांट्स होगी, वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। नंबर 2 पे हम लिखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या, किस वजह से है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे कि ह्यूमन वांट्स की वांट्स इतनी ज़्यादा लिमिटेड है कि उन्हें सेटिस्फाई करना कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। Human beings' demand and wants are unlimited, which means they will never be satisfied। थर्ड पॉइंट लिखेंगे जो कि लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, अल्टरनेटिव यूजेस। दोस्तों, मैं एक छोटे सी आपको इतिहास की बात बताता हूँ। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तो हमें और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उपजाऊ लैंड मिली ही थी। हमारा हरियाणा पंजाब का जो एरिया है, इधर भी पंजाब और सिंध का जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ एरिया था। इंडिया ने मेहनत की, आज हमारे पास इतना गेहूं है कि हम पूरे विश्व को गेहूं खिला सकते हैं। पाकिस्तान ने मेहनत नहीं की, आज पाकिस्तान अपना गेहूं इंपोर्ट करता है। यानी कि आप मान के चलिए कि उनकी जो ह्यूमन बीइंग की जो नीड है, आज के टाइम में गेहूं भी उसमें जुड़ चुकी है। हम कम से कम किसी भी स्थिति में हम कम से कम खाने को तो नहीं तरसेंगे ना। तो लैंड का अल्टरनेटिव यूज है, वो एक देश ने किया, दूसरे देश ने नहीं किया। सऊदी अरब जैसे देशों के पास गेहूं नहीं उग पाता, वो लोग क्रूड ऑयल बेचते हैं। हमारे जैसे देशों में क्रूड ऑयल नहीं निकलता, तो हम गेहूं, चावल, दुनिया भर की जो चीजें उग सकती है हम उगाते हैं, बेचते हैं पूरे वर्ल्ड को, उससे पैसा आता हमारे पास। तो फिर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हम अल्टरनेटिव यूजेस। सब जानते हैं कि रिसोर्स स्केयर है, इसलिए उन रिसोर्सों को काफी डिफरेंट पर्पस में यूज किया जा सकता है। एंड इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू मेक ए चॉइस अमंग रिसोर्सेज। देखिए दोस्तों, हमारे देश में व्हीकल चलाने के लिए भी ईंधन का यूज चाहिए। बिजली चली जाए तो जनरेटर्स में भी हमको ईंधन चाहिए। काफ़ी मशीन्स है, उनको अगर चलाना है फैक्ट्रीज में, तब भी हमको ईंधन चाहिए। तो पेट्रोल से आप व्हीकल भी चला सकते हैं, जनरेटर भी चला सकते हैं, मशीनें भी रन कर सकते हैं। एक रिसोर्स है, उससे आप काफ़ी सारे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हम क्या समझाने आए थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, हमने इस बात को समझा, उसकी वजह क्या है, हमने उस पर भी डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसको हम काफ़ी डीपली समझेंगे, हम कंट्री वाइज भी एनालिसिस करेंगे। हम इस पॉइंट में समझेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में काम करती है, आप आगे गवर्नमेंट को किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।